इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया मीट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो अब देखेंगे कि 1815 में एक वियना संधि हुई थी जो कि 1815 में हुई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिससे कि युद्धों को रोका जा सके और जो नेपोलियन है जो किस तरह से अपने शक्ति के हिसाब से जो अपना एरिया बढ़ाता जा रहा था उन एरिया को भी नियमित किया जाए। और एक संधि हुई थी कि किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे देशों पे आक्रमण नहीं करेंगे, उनको हम शांति से रहने देंगे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक एंड दे ड्रॉप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो इसमें भी हम देखेंगे वही है, ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे और उन्होंने भी वियना संधि की थी जो कि आपके 1815 में हुई थी। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम, मजीनी यहाँ पर एक आप सब देख रहे हैं मजीनी, इनको आप देखिएगा एक रेवोल्यूशनरी है, एक क्रांतिकारी है जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक अलग वर्ग था जो कि क्रांति के तरीके से अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहता था। तो जो मेटरनिक थे वो एक प्रकार से राजा थे। तो वो मजीनी को अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा दोषी मानते थे और उनका कहना था मेटरनिक डिस्क्राइब हिम मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़े हमारे क्या हैं, दुश्मन हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एज द लिबरलिज्म एंड द नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe such as the Italian and the German state, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। तो देखें आप लिबरलिज्म भी एक प्रकार का वही वर्ड है जिसका मतलब होता है आज़ादी, और नेशनलिज्म भी राष्ट्रीयता की भावना comes to be increasingly associated with the revolutionary as many regions ऑफ यूरोप। कई प्रकार के उस एरिया में लोगों में है आज़ादी की भावना जाग रही थी, जैसे कि इटली और जर्मनी स्टेट थे और साथ में दूसरे पार्ट ऑफ के थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आने वाले आयरलैंड एंड पोलैंड, ये आपके ऐसे देश थे जो उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। तो वो ही अपने यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से लोग आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब देखेंगे The 1830 was the year of great economic hardship in Europe। तो आप देख सकते हैं 1830 के लगभग यूरोप में बहुत ही ज़्यादा कंगाली का दौर गुजर रहा था। कैसा कंगाली का दौर? There was increase in population, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी all over the यूरोप, पूरे यूरोप में। Number of the job seekers were more than employment, और जितने एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले थे उनसे कहीं एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले ज़्यादा थे और जॉब जो थी बहुत ही कम हो रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी का दौर यहाँ पर आ रहा था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड रिफ्यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आप देखें जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में किस किस कंट्री के बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये दोनों कंट्रियाँ थी, आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना लिया था, ग्रेट ब्रिटेन बना लिया था। एज द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द एट्स इंग्लिश मेंबर्स, और यहाँ पर जो ज़्यादा कब्जा रहा, ज़्यादा दबदबा रहा, कहने का मतलब है तो वो इंग्लैंड का रहा और स्कॉटलैंड को वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाया। वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हुआ करते थे उनको ज़्यादा नहीं वहाँ से आए, ज़्यादातर आया करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर आपके ग्रेट ब्रिटेन से। आयरलैंड वाज ट्रीटेड इन द सिमिलर वे, इसी तरह से आयरलैंड की भी कहानी बताती है कि आयरलैंड भी जो था एक ऐसा देश था जहाँ पर as well as Scotland, similar way as was Scotland, it was a country divided into the Catholics and the Protestant। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन समुदाय है वो दो भागों में बटा होता है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो आप देखें यहाँ पर भी जो इंग्लैंड था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स भाग था वो दो भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये दो भाग थे क्रिश्चियनिटी के। तो आप इंग्लैंड में भी देख सकते हैं इस तरह से एक बटा हुआ था। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड, और प्रोटेस्टेंट वर्ग को ज़्यादा धनी वर्ग माना गया था। उस समय क्या होता था, ये जो एरिस्टोक्रेसी थी वो अधिकतर प्रोटेस्टेंट की ही कहा होती थी। तो यहाँ पर ये लोग शासन करते थे और जो कैथोलिक्स थे वहाँ पर लोग को दबाया जाता था। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें।
देखते हैं इसके लास्ट टॉपिक में क्या है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century found a way out by personifying nations। तो इस अपनी इस भूमिका में कई चित्रकारों ने, कई आर्टिस्ट लोगों ने अपने तरीके से लोगों में जागृति पैदा की जिससे कि वो राष्ट्रीयता की भावना अपने अंदर पैदा करें। नेशनल द पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल फिगर, तो इसको मानवीकृत करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फीमेल फिगर का सहारा लिया। जैसा कि हम लोग अपने यहाँ पर देश में भारत माता बोलते हैं, हम लोग भारत माता, तो भारत माता हम इसलिए बोलते हैं जिससे कि हम अपने देश के प्रति ज़्यादा हमारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं, क्योंकि माँ सब जो है वो ज़्यादा फीमेल के लिए ज़्यादा डिवोटी रहता है और लोग फीमेल तरफ ज़्यादा अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करते हैं। इसलिए वहाँ के चित्रकारों ने, राइटरों ने भी एक फीमेल फिगर को एक हथियार बनाया, औजार बनाया, जिससे कि वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना लोगों में ज़्यादा जागरूक हो सके और लोग अपनी मातृभूमि के लिए आगे आए। द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, और एलिगरी एक प्रकार का रूपक, एक वहाँ पर एक रूपक बन गया जो फीमेल फिगर था, वहाँ पे एक प्रकार से क्या बन गया, एलिगरी या रूपक बन गया। The Balkan was a regions of a geographical and the ethnic variations comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Serbia and Montenegro। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि बहुत ही क्लोज रिलेशन थे इन लोगों के, और इनमें अधिकतर क्या हुआ करता था, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। Whose inhabitants were broadly known as Slav, इन लोगों को किसके नाम से जानते थे, स्लैब के नाम से भी जाना जाता था। A large part of the Balkan was under the control of the Ottoman Empire, और इस पूरे एरिया पे किसका कब्जा था, ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, इसका एरिया माना जाता था, और आपस में ये लड़ते भी रहते थे। Jealous of each other and each nationality wanted to have more area, और इनमें अधिकतर क्या हो रहा था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हथियाने की